आज डिस्कस करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इसके बारे में सब कुछ, इसकी डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सब कुछ इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी में। सो स्टार्ट करते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस, एम फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, एम फॉर मसल वीकनेस। ओके, सो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर बहुत सारे पढ़े होंगे तुमने, उन्हीं में से एक डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या हो जाता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट किसके? एनएम रिसेप्टर की। एनएम रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर था एनएम रिसेप्टर, ओके, उस रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। रिसेप्टर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, पहले बताया था मैंने। जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर थे वो मैंने बताया था दो तरीके से थे, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक में दो थे, एनएन और एनएम। जो एनएम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है किसमें? माइस्थेनिया ग्रेविस में। मस्करेनिक क्या थे? M1 M2 M3। M1 कहाँ था? स्टमक में, HCl का प्रोडक्शन बढ़ा रहा था, पेप्टिक अल्सर के चांस बढ़ा देता था। M2 हार्ट में था, ब्रेडिकार्डिया करा देता क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। M3 हर जगह था, मैंने कहा। इसके अलावा जो बचे कुछ हैं उनकी जगह, पहले स्टमक, दूसरा हार्ट, तीसरा हर जगह। ब्रोंकस, GIT, ब्लैडर, ग्लैंड एंड प्यूपल। सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड। सो एनएम के खिलाफ इसमें एंटीबॉडी बन जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस में। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये मसल पे था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ के रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही तो मसल वीकनेस हो जाएगी, मार्क्ड मसल वीकनेस। ओके, जो ऑकुलर मसल्स होती हैं वो सबसे पहले हो जाती हैं वीकनेस, बाद उसके बाद लिम्स वगैरह की, यहाँ पर लिम्ब, लोअर लिम्ब, सारी मसल्स वीकनेस हो जाती है उसकी। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोस करें कि इसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। सो पहले तो टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स देख के बता सकते हैं अपन कि इसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। वीकनेस होगी, इजी फटिगुलिटी, बहुत जल्दी थक जाएगा वो बंदा। ओके, जैसे हॉस्पिटल जा रहा है, उसके जाते जाते थक गया। ओके, फिर इंड्रोफोनियम टेस्ट होता है एक, अभी बताते हैं क्या होता है। इंड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है। फिर है डेमोस्ट्रेशन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी टू एनएम रिसेप्टर के खिलाफ। हम ब्लड में एंटीबॉडी देख लेते हैं, अगर डेमोस्ट्रेशन ये निकल आए तो समझ जाते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस है। अब एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि ड्रग दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इस डिसीज में नहीं देना। इसकी ट्रीटमेंट तो हम पढ़ेंगे, इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कौन सी ड्रग्स को हमें कभी नहीं देना है माइस्थेनिया ग्रेविस में। वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड, डी ट्यूबोकोरारेन, ओके, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर है, इसको ही ब्लॉक कर देंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर कभी नहीं देना है, ईथर कभी नहीं देना, और फेनेटोइन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, बाद में पढ़ोगे तो। और बीटा ब्लॉकर और DTO, ये 3-4 ड्रग्स को तुम्हें याद रखना है। अब मेन बात आती है इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही एसिटाइल कोलिन वाली ड्रग्स हैं जो हमने पढ़ी थी, कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ी थी। ओके, सो माइस्थेनिया ग्रेविस की अगर बात करें तो इसमें होता क्या? एनएम रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी, ये बहुत कम हो जाएंगे, एंटीबॉडी अगेंस्ट एनएम रिसेप्टर। इसमें ये कम होंगे तो क्या हो जाएगा? मसल वीकनेस हो जाएगी। एक दूसरी कंडीशन है माइस्थेनिया ग्रेविस के जैसे ही सिम्टम्स आते हैं उसमें भी, उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। नाम से पता चल रहा है, एक टर्म, एक वर्ड मैंने पहले बताया था, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओके, तो क्राइसिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाए, एकदम से बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। तो ये कोलिनर्जिक क्राइसिस का क्या मतलब है? कोलिनर्जिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कोलिन जो एसिटाइल कोलिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, सिनेप्स में कैसे बढ़ सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है वो पेशेंट लंबे समय से एसिटाइल कोलिन वाली ड्रग्स को खा रहा हो, ओके, इसलिए बढ़ गया। कोलिनर्जिक ड्रग्स को ले रहा हो इसलिए बढ़ गया कोलिनर्जिक क्राइसिस। उसके वजह से क्या होगा? एनएम जो रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा और उसके वजह से भी वीकनेस हो जाएगी। ये अंडर स्टिमुलेशन था, ओके, स्टिमुलेशन, और ये ओवर स्टिमुलेशन। तो अगर या अंडर स्टिमुलेशन हो या ओवर स्टिमुलेशन हो एनएम रिसेप्टर का, दोनों ही कंडीशन में मसल वीकनेस हो जाती है। सो हमको कैसे पता चले, हम कैसे डायग्नोस करें कि उसको मसल वीकनेस के साथ पेशेंट आएगा, तो हम कैसे पता चलेगा कि उसे कोलिनर्जिक क्राइसिस है कि माइस्थेनिया ग्रेविस है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। ओके, सो इसके लिए हम इंड्रोफोनियम का यूज करते हैं, मैंने बताया था। इंड्रोफोनियम को डायग्नोसिस के यूज करते हैं। इंड्रोफोनियम से पता चल जाता है कि उसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है कि माइस्थेनिया ग्रेविस है। अगर हमने उसको इंड्रोफोनियम दी, और इंड्रोफोनियम क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग्स है। कोलिनर्जिक ड्रग्स से तो कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएगी सिनेप्स में। अगर बढ़ा के अगर उसके सिम्टम्स और ख़राब हो गए, यानी कि सिम्टम्स के वर्सन हो गए और बीमारी बढ़ गई उसको, तो समझ जाओ कोलिनर्जिक क्राइसिस है, क्योंकि कोलिन पहले से बढ़ा था एसिटाइल कोलिन। इंड्रोफोनियम दे दी, ये भी कोलिनर्जिक बढ़ा देगा तो और बुरी हालत हो जाएगी पेशेंट की। सो अपन समझ जाएंगे कोलिनर्जिक क्राइसिस है। अगर इंड्रोफोनियम दी और उसके सिम्टम्स ठीक हो गए, अगर उसी मसल थोड़ी सी टॉन आ गई, काम करने लगी मसल, तो हम समझ जाएंगे उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। सो बहुत ईजिली हम डिफरेंस कर सकते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में और कोलिनर्जिक क्राइसिस में। ओके, इंड्रोफोनियम इसलिए देते हैं क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग है, तुरंत काम करती है, तुरंत ही 1-2 मिनट में ही, और तुरंत ही इसका काम खत्म हो जाता है। सो हम पता कर सकते हैं इससे। ड्रग्स की बात करें तो नियोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, इंड्रोफोनियम, एट्रोपिन, ये 4 ड्रग्स को कभी नहीं भूलना है। जब भी नाम माइस्थेनिया ग्रेविस का आए
तो 4 ड्रग्स के नाम कभी नहीं भूलना है। और कैसे याद रखोगे, एम फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, एम के बाद जो अगला लेटर आता है ABCD में वो एन आता है, सो नियोस्टिगमेंट, ओके। फिर पायरिडोस्टिगमेंट, इंड्रोफोनियम। और अगर वैसे इनके ट्रिक्स की वैसे तो बात करनी ही नहीं चाहिए, और अगर करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना, पीना मना है, ओके। उसे माइस्थेनिया ग्रेविस है तो उससे बोलेंगे पीना मना है, मतलब कि अल्कोहल या दारू वगैरह पीना तुमको मना है। सो P फॉर पायरिडोस्टिगमेंट, E फॉर इंड्रोफोनियम, N फॉर नियोस्टिगमेंट, A फॉर एट्रोपिन। वैसे तो 4 ड्रग्स हैं, आराम से याद कर सकते हो तुम। सो जो ऊपर की 2 ड्रग्स है नियोस्टिगमेंट एंड पायरिडोस्टिगमेंट, इनको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। जो इंड्रोफोनियम है उसको हम डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, अभी बताया। और जो तीसरी ड्रग्स है एट्रोपिन, इसका क्या यूज है बताते हैं। ट्रीटमेंट में हमने उसको पेशेंट को नियोस्टिगमेंट दी, नियोस्टिगमेंट क्या करेगा, है ना, क्या करेगा नियोस्टिगमेंट, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देगा। क्यों, यहाँ पे काम करके एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है, फाइजियोस्टिगमेंट, नियोस्टिगमेंट। सो ये इसको इनहिबिट करेगा तो ये टूटेगा नहीं, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, ओके। सो नियोस्टिगमेंट का काम क्या है, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देगा। अब जब एसिटाइल कोलिन बढ़ गया सो वो दोनों रिसेप्टर पे काम कर सकता है, निकोटिनिक पे और मस्करेनिक पे। तो NN पे भी काम करेगा, NM पे भी काम करेगा, और M1, M2, M3 को भी स्टिमुलेट कर देगा, ओके। सो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी साथ साथ। हमको कहाँ पे काम चाहिए, सिर्फ NM रिसेप्टर पे। सो एसिटाइल कोलिन जब बढ़ा तो वो काम किस पे करेगा, NM पे करेगा। ये तो सही है हमारे लिए, क्योंकि यही चाहिए, ये अंडर स्टिमुलेशन था, इसका स्टिमुलेशन हो जाएगा तो सही है, माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक हो जाएगा। और दूसरा ये इसके जो प्रॉब्लम्स है वो M1, M2, M3 को भी स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ये तो नॉन सिलेक्टिव भैया, ये तो कर देगा। इनको करेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, M1 कहाँ पे था, स्टमक में था, SCL को बढ़ा रहा था। M2 कहाँ पे था, हार्ट में था, ब्रेडिकार्डिया करवा देगा। M3 सब जगह था, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ओके। डायरिया हो जाएगा, और सारी चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। सो ये सब साइड इफेक्ट आएंगे उसके साथ साथ, अगर अकेली हमने नियोस्टिगमेंट दे दी उस पेशेंट को। तो फिर हम क्या करें, इन साइड इफेक्ट से कैसे बचें। सो इनसे बचने के लिए, इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ओके। ये तो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं सारी तीनों, ये वाले ये एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक है। ये ब्लॉकर है M1, M2, M3 तीनों का ब्लॉकर है एट्रोपिन। सो ये साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही।